क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस के बायोलॉजी का चौथा चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसके जो है महत्वपूर्ण 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। साथ ही साथ इन प्रश्नों के साथ हम एक अच्छा डिस्कस करेंगे, जिससे जो है नए प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? क्या चीन के विद्यार्थियों से अधिक समानता है, चिंपैंजी से हमारी जो है अधिक समानता है, मकड़ी से हमारी अधिक समानता है, जीवाणु से हमारी अधिक समानता है? तो देखिए, हमारी जो समानता है यानी हम जो मिलते जुलते हैं वो किससे मिलते जुलते हैं? चिंपैंजी से जो है लगभग बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। अगला हम 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लैंगिक जनन के उपरांत मतलब लैंगिक जनन के बाद संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी, कैसी होंगी? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है और दूसरा अलैंगिक जनन होता है। तो आप बताएं कि किसमें जो है ज़्यादा विभिन्नताएं होती हैं? मतलब लैंगिक द्वारा किसी जीव का जन्म होता है और अलैंगिक जनन के द्वारा किसी जीव का जन्म होता है, किसमें ज़्यादा विभिन्नताएं माने अंतर आएंगी? तो देखिए, लैंगिक जनन में जो है अधिक विभिन्नताएं आएंगी। तो इसमें है जो जवाब क्या होगा? अधिक। ये ध्यान रखिएगा, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक होती है। और लैंगिक में होता क्या है? एक जीव 2 हिस्सों में बंट जाता है, मतलब उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो याद रखिएगा कि लैंगिक जनन में जो है अलैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक विभिन्नताएं होती हैं, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अगला हम 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन में जो है बहुत गड़बड़ी होती है और कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन का कारण भी है क्योंकि एक आता है डेंगू उत्पन्न करने वाले, मतलब डेंगू जो है ये भी एक मच्छर से ही उत्पन्न होता है, और मलेरिया जो है, मलेरिया ये भी जो है मच्छर से ही उत्पन्न होता है ना। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं, देखिए यहाँ कई पॉइंट मैं बताऊंगा, कई प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे जो है आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, परीक्षा में आप बहुत ही आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं एडीज मच्छर होते हैं, और उनका एक और नाम है टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, क्योंकि बाघ की तरह जो डिजाइन होता है उनके शरीर पे उसी तरह का इसमें भी होता है, इस मच्छर में। तो इसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइगर मच्छर या एडीज मच्छर काटता है तो डेंगू होता है। फिर हम मलेरिया की बात कर लेते हैं। तो मलेरिया जो है मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से होता है। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आया है अभी जो है सामने, तो डेंगू जो मच्छर होता है क्या वो साफ जल में होते हैं या गंदे जल में होते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, डेंगू जो है साफ जल में जो है उत्पन्न होता है, या फिर हम स्वच्छ जल में कह सकते हैं। देखिए, और हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो गंदे जल में जो है मलेरिया वाले मच्छर उत्पन्न होते हैं या रहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसे कैसे याद करेंगे। मलेरिया में मल आया है, मल माने क्या होता है? गंदा। मल माने क्या होता है? गंदा। इसी से याद रखिएगा कि मलेरिया वाला मच्छर कहाँ होता है? गंदे जल में। और एक मलेरिया वाला गंदे जल में हो गया तो डेंगू वाला स्वच्छ जल में होगा ही। तो ये ध्यान रखिएगा कि डेंगू जो है उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो साफ जल या स्वच्छ जल में होते हैं, और मलेरिया उत्पन्न करने वाले यानी मल यानी गंदा, तो वो जो है गंदे जल में होते हैं। तो इसमें जो है जवाब क्या होगा? साफ जल में। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर जो है जितनी बिंदुओं की मैंने बात की उससे जो है 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आ ही गया, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो मलेरिया में मल है, ध्यान रखिएगा, मलेरिया में क्या है? मल। मल माने होता है गंदा, तो इससे याद रखिएगा ये जो है गंदे जल में रहते हैं। तो मलेरिया नामक बीमारी उत्पन्न करने वाले मच्छर जो हैं वो कहाँ होते हैं? तो गंदे जल में होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। अगला हम 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समजात अंगों का उदाहरण है। हमें बताना है कि समजात अंगों का उदाहरण है तो क्या है, हमारा हाथ और कुत्ते का हाथ जो है ये समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात अंग कौन होते हैं, तो वैसे अंग जिनकी संरचनाएं लगभग समान होती हैं लेकिन उनके कार्य अलग होते हैं। तो हमारे हाथ की बात करें और कुत्ते के अग्रपाद, अगला जो पैर होता है, अग्रपाद में पैर, तो अगला जो पैर होता है उसकी बात करें, संरचनाएं देखेंगे तो लगभग एक जैसा है लेकिन इनके कार्य अलग हैं। हम हाथ से अलग प्रकार के काम करते हैं और कुत्ते जो हैं उनका अग्र वो पाद होता है यानी पैर होता है। तो हमारे लिए तो हाथ हुआ लेकिन उनके लिए पैर हुआ, तो काम दोनों का अलग अलग हुआ लेकिन रचना एक है। इसी को कहा जाता है समजात अंग। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। 6 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो ध्यान रखिएगा, मेंडल यानी पूरा नाम इनका है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने जो है अपने प्रयोग के लिए किसका पौधा चुना था, तो ये जो है मटर के पौधे को चुना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंटर में भी ये क्वेश्चन आता है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है मटर के पौधों को चुना था क्योंकि इसमें कई वैरायटी होता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होता है और प्रयोग करने में आसानी हुई, और जो है इनका जीवन काल होता है वो बहुत कम दिनों का होता है। तो बहुत ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कई बार हम एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इन्होंने जो है मटर के पौधे को चुना था। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। तो उन्होंने जो है नाभिक अम्ल को नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, राइट, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्रों का भाग है। किसने यह बताया, किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि जीन जो है गुणसूत्रों का भाग है। जीन जो है किसका भाग है, गुणसूत्रों का भाग है। तो वो जो है 1902 ईस्वी में टी बोवेरी और W.S. सटन ने, ये दो वैज्ञानिक ने 1902 में यह बताया कि जो है जीन गुणसूत्रों का एक भाग है। जीन जो है किसका भाग है, गुणसूत्रों का एक भाग है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो है लैमार्क ने समझाया है। तो इसका जवाब ऑप्शन ए हुआ। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सबसे सटीक और सही तरीके से जैव विकास को किसने समझाया था, तो वो जो थे डार्विन थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं, तो विभिन्नताएं जो है 2 प्रकार की होती हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी जीन की संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। तो किसी भी जीव का जो संरचना होता है वो उस जीव का क्या कहलाता है, तो जीन प्रारूप कहलाता है और जीनोटाइप कहलाता है ना। जीन प्रारूप जिसे हम जीनोटाइप भी कहते हैं, तो ये दोनों एक ही हुआ। तो इसका जो है ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के जो है गुणसूत्र बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला हम 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है हमें बताना है। तो इसमें जो है जवाब होगा ऑप्शन ए। कोशिका में जो है अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए होता है। तो 13 का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। हमें बताना है कि जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले जो है जीन शब्द को प्रस्तुत जो है जॉनसन ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला हम 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलिस या एनोफेलिज भी बोल सकते हैं, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो इसका डिस्कस हमने किया था कि डेंगू वाला जो होता है मच्छर वो साफ जल में होता है और मलेरिया वाला जो मच्छर है वो गंदे जल में रहता है, क्योंकि मलेरिया में मल लगा हुआ है।
तो ये हमने पीछे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो इसमें जो है जवाब क्या होगा, गंदा जल में। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषकर होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषकर जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो उसे जो है लक्षण प्रारूप कहा जाता है या फिर फिनोटाइप कहा जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। जो दिखाई देता है वो फिनोटाइप होता है, भौतिक कह सकते हैं उसको, और जो नहीं दिखाई देता है वो आपका जीनोटाइप होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों से बना होता है जिसे कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र जो है 2 कुंडलित धागों से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे जो है हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। तो किसका है, तो चिंपैंजी का जो है शारीरिक अभिकल्प जो है उत्तम है। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि ये तो चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन चल रहा है। साइंस का प्रत्येक चैप्टर का वीडियो जो है एक एक करके आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को हम लोग पीछे कर भी चुके हैं। तो शरीर में जो भोजन का पचना है, ये कौन सी क्रिया है, उपचयन क्रिया है। इसे हम ऑक्सीकरण क्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भोजन का पचना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं और इसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए हम अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन बौने को दर्शाता है, बौने पौधे को, छोटे पौधे को। ध्यान दीजिएगा, जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो वो क्रॉस जो कराया था उससे जो है ये जो है पौधे प्राप्त हुए थे। कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी एक बार आया था, और आया था एक बार स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये तो लंबा होगा ही, और ये जो है संकर लंबा हुआ था, है ना, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो संकर लंबा, तो ये भी लंबा हुआ था, संकर लंबा, राइट। और ये जो है बौना पौधा प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। ये जो है दोनों टी स्मॉल टी है, तो ये बौना पौधा प्राप्त हुआ था। तो हमें बताना है कि इसमें बौने पौधे को कौन दर्शाता है। तो स्मॉल टी जो है ये बौने पौधे को दर्शाता है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। बाकी ये जो जितना भी दिया हुआ है सब लंबे पौधे को दर्शाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लंबे पौधे को कौन दर्शाता है। तो ये 3 ठो दिया रहेगा और लास्ट में दिया रहेगा इनमें से सभी, तो उसे आप चुन सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा अभिलक्षण वंशागति नहीं है। कौन सा अभिलक्षण जो है वंशागति के अंतर्गत नहीं आता है, मैंने वंशागति नहीं है, यही हमें बताना है। तो याद रखिएगा, आँखों का रंग तो ये ठीक है, बदलता है, ये एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। शरीर का आकार भी जाता है, बाल की प्रकृति भी जाती है, मतलब माता पिता के जैसे बाल होते हैं वैसे। चमड़ी का रंग जो है ये वंशागति नहीं है, साइंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। चमड़ी का रंग मतलब सांवरा और गोरा की बात करते हैं, हालांकि ऐसा तो लक्षण आता ही है माता पिता से, फिर भी ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका जवाब होगा चमड़ी का रंग। चलिए हम अगला 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात था। तो जब मेंडल साहब ने द्विसंकर क्रॉस कराया था, तो इसके फलस्वरूप जो पौधे उत्पन्न हुए थे, तो उनका फिनोटाइप अनुपात क्या था। तो उनके फिनोटाइप अनुपात थे 9:3:1। यही जो है फिनोटाइप का अनुपात था जब उन्होंने क्या कराया था, द्विसंकर क्रॉस कराया था तब। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है, स्त्रियों में
लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पुरुषों में जो है XY गुणसूत्र होता है और महिलाओं में जो है XX गुणसूत्र होता है। तो महिलाओं यानी स्त्रियों में पूछा गया है तो XX गुणसूत्र होगा, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। आइए पुरुष का पूछता तो XY हो जाता। चलिए अगला हम 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY। अभी उसकी चर्चा ही कर रहे थे तो याद रखेंगे, पुरुषों में जो है लिंग गुणसूत्र XY होता है, ये पुरुष में होता है। और महिला की बात करें या फिर मादा की बात करें तो मादा में जो है गुणसूत्र क्या होता है? XX। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा दी गई थी? ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, प्रकृति वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये डार्विन के द्वारा दी गई थी। और इनका जो है विकास से संबंधित जो भी बातें इन्होंने कही है आज तक सबसे सही और सटीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला हम 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस है। क्या है? होमोसेपियंस, याद रखिएगा। चलिए हम अगला 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो ऐसा माना जाता है, ध्यान रखिएगा, कि मानव का उद्भव जो है कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका के जंगलों में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चमड़ी एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो ये जो है समरूप अंग के उदाहरण है। मतलब जिनकी संरचनाएं अलग अलग होंगी लेकिन उनका कार्य क्या होगा? एक ही। जैसे चमगादड़ के पंख ये चमड़े के बने होते हैं, पक्षी के पंख जो है पंख के बने होते हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से हम देखें तो दोनों की संरचनाएं अलग अलग हुई, लेकिन दोनों जो है चमगादड़ भी उड़ने के लिए अपने पंख का प्रयोग करता है और पक्षी भी उड़ने के लिए, तो इनके कार्य सेम है लेकिन रचनाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे को हम समरूप अंग बोलते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो इसके जो है जनक कौन थे? डार्विन थे। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जस्ट पहले आया था, यहाँ पे पूरा नाम दे दिया है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला हम 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जो है जेनेटिक गुण जाता है, तो इसे जो है किसने बताया, किसने इसका जो है नियम दिया? तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें मेंडल भी कहा जाता है। चलिए हम अगला 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सही है। तो डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एटुमिन नहीं होता है, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीएनए का डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक, है ना, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड, तो यही सही होगा, बाकी जो है गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में है कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कौड़पाली। क्या कहते हैं? कौड़पाली। चलिए अगला हम 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में है ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? मतलब व्यक्तिगत जीवन में वो क्या थे, क्या करते थे? तो याद रखिएगा वो पादरी थे। क्या थे? एक पादरी थे, मठ के पादरी, जिसे हम लोग साधु भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में है मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो मेंडल ने जनक पीढ़ी को जो है पी से सूचित किया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा जीन कोष कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कोष। अगला 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में है जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें, तो जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें कौन सा जन्म होता है?
अलैंगिक जन्म होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी जीव की जीन संरचना कहलाता है। किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाता है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। यहाँ जीनोटाइप होना चाहिए, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सॉरी। 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताएं, ये नहीं होना चाहिए, विभिन्नताएं तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, कुछ मिस्टेक हुआ है, तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। चलिए हम 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो सबसे निकट संबंधी कौन है? चिंपैंजी। मतलब जो है हम चिंपैंजी से बहुत मिलते जुलते हैं और ऐसा मानते हैं कि चिंपैंजी से ही हमारा विकास हुआ है। चलिए हम अगला 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पक्षी तथा तितली के पंख हैं। हमें बताना है कि पक्षी तथा तितली के पंख कैसे होते हैं? तो असमजात अंग होते हैं, यानी बी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन, अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो हमारे शरीर में ऐसे अंग जिसका कोई काम नहीं होता है उसे ही अवशेषी अंग कहा जाता है। तो कौन पलक की पेशियां, पूछ कशेरुकी दंड, मतलब पूछ वाला जो दंड था पीछे, और निषेचक पटल, तो ये सभी जो है क्या है? अवशेषी अंग के उदाहरण है। तो इनमें से सभी जो है जवाब होगा। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वज की खोज क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? तो ये जो है आणविक जाति वृत्ति कहलाता है। आणविक जाति वृत्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और यही जो है आनुवांशिकी के बारे में सबसे पहली बार बताए थे और उसके बारे में विस्तृत भी बताए हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जवाब होगा मेंडल द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? ये मेंडल द्वारा दिया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं? तो ये 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक जो है डार्विन ने लिखी थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जो है अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? मतलब मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग के बारे में हमें बताना है। तो अपेंडिक्स आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जो होता है ये पहले के समय में था जब हम कच्चा चीज़ें खाते थे, जैसे कच्चा मांस खाते थे, कच्चा फल खाते थे, कच्चा सब्जियां खाते थे, पत्ता, पेड़ पौधों का पत्ता खाते थे। तो जो कच्चा चीज़ हम पहले खाते थे उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स रचना जरूरी था। लेकिन अब तो हम पका के खाते हैं हर चीज़ को, या कुछ चीज़ जो कच्चा खाने वाला उसी को खाते हैं, तो बाकी सबको पका के खाते हैं। तो पका के खाने के बाद से उस रचना की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कई लोगों में तो ये नहीं है, रचना खत्म हो गया है, क्योंकि जिसका काम नहीं होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन कई लोगों में ये मौजूद है आज भी, और इसके रहने से जो है इसमें जब भोजन का कण चला जाता है तो इसमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो इसे जो है ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है काट के। यही आपका जो है अपेंडिक्स है। तो ये मनुष्य में अवशेषी अंग है, बेकार अंग है, इसका कोई काम नहीं होता है, ये हमें परेशान करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव शरीर, या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, मानव शरीर के
किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। एक कोशिका में पूछे या पूरे शरीर में बात एक ही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन यहाँ जोड़ा में पूछा गया है, तो 46 को हम जोड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी जो है इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई। हमें बताना है कि न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस शब्द को दिया था। 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई। माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई, तो डार्विन के द्वारा जो है लिखी गई है। 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये जो है ऑप्शन ए सही होगा, डार्विन ने लिखी थी। 52 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो ये भी शायद आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये जो है संवृत अंग है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में है कौन से वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। तो कौन से वैज्ञानिक हैं, तो वो है सर्मक। कौन है, सर्मक। चलिए हम अगला 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में है जीन शब्द की प्रस्तावना किसके द्वारा की गई थी। वाटसन द्वारा की गई थी, मेंडल द्वारा की गई थी, वांडेन द्वारा की गई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जोहान्स कुछ नाम था, वो नहीं दिया है इसमें, तो इनमें से कोई नहीं जो है जवाब होगा। चलिए हम अगला 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। 55 नंबर क्वेश्चन में है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई काम या उपयोग नहीं होता है। अभी उसकी चर्चा किए थे, जैसे मनुष्य में अपेंडिक्स या मतलब और भी रचनाएं, पहले काम था लेकिन अब काम नहीं है, तो बेकार अंग हो गया। उसी को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग, मतलब बेकार अंग। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता इसी से प्राप्त होने वाली है। धन्यवाद।